हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, है ना। हिस्ट्री का हम लोग जो देख रहे थे 14 नंबर चैप्टर है आपका, और लास्ट आपका कल हो जाएगा चैप्टर नंबर 15, है ना। तो इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं इस वाले चैप्टर का। आज हमें इसका सेकंड पार्ट करना है और आज ही हम चैप्टर नंबर 15 कर लेंगे और इधर से आपका हिस्ट्री एनसीईआरटी का समाप्त है ना। इसके बाद जो भी है आपका पॉलिटी देख लेंगे, है ना। साइकोलॉजी भी आपका डला हुआ है, साइकोलॉजी पढ़ना हो तो उसका भी मैसेज आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कहाँ से देखना था। तो विभाजन को समझना देख रहे थे हम लोग, है ना। तो ये चैप्टर आपका आधा हो चुका है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक और शेयर करके जाना। चलिए देखिए आगे, ये सारा कुछ हो चुका था आपका। और देखिए अगर आप डायरेक्ट हिस्ट्री देखने आए हैं तो आपको हिस्ट्री कम समझ में आएगा। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, सबसे पहले जाके आपको भूगोल देखना है ना। और भूगोल के बाद ही आप लोगों को हिस्ट्री देखेंगे, और हिस्ट्री देखने से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि भूगोल में आपको मैपिंग करा दी जाती है ना। तो आपको हिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाती है। और इसके अलावा देखिए आप साइंस देखिए, क्योंकि अगर आप वनडे एग्जाम रेलवे वगैरह का देंगे, रेलवे का, एसएससी का, उसमें क्या है, कुछ ऑल टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहे हैं, है ना। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं, एमसीक्यू करवाए हुए हैं काफ़ी सारे। और जैसे ही हमारा ये आपका हिस्ट्री ख़त्म होता है तो इसके साथ साथ हम पॉलिटी तो स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी का पॉलिटी, लेकिन इसके साथ साथ जो है भूगोल के कक्षा 6 से एमसीक्यू भी स्टार्ट कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। और इसका मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगी, और पीडीएफ में आपको इसका कहाँ शेयर करूंगी तो आप लोग ये बात सुन लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखने जाएंगे तो फेसबुक का लिंक डला हुआ है ना। और फेसबुक के अलावा आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। एफबी पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट इस पर भेज सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अभी फ़िलहाल में टेलीग्राम पे भी चैनल बनाया हुआ है ना। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो में आज आपको मिलेगा। और टेलीग्राम का जो आपका नाम बना हुआ है चैनल का, वो चैनल के ही नाम से बना हुआ है, आपका अपना स्टडी अड्डा चैनल नाम से। और लोगो भी यही लगा हुआ है यूट्यूब वाला, तो आपको आसानी से मिल जाएगा जाके। और मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो पीडीएफ डाउनलोड होगा आपका इसका भूगोल वाला, क्लास 6 से एमसीक्यू कराऊंगी मैं, जो भूगोल वाला आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा वो वहीं से होगा, टेलीग्राम से, है ना। यानी जो भी कुछ पीडीएफ रहेंगे वो आपके टेलीग्राम से ही क्या होंगे, टेलीग्राम से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए जाके हर जगह आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम पे आपको सुविधा नहीं मिलेगी कि आप डायरेक्ट मैसेज कर सकें, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज भी डाल सकते हो और फेसबुक पे भी डायरेक्ट मैसेज डल जाएगा। तो इधर तीनों जगह जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए। अब देखिए कानून व्यवस्था का नाश किस प्रकार से हुआ जब भारत का विभाजन हो रहा था, तो इस चीज़ को देखिए, चलिए देखते हैं आगे। फोटो तो इसमें सारी ब्लर दी हुई है, अगर आपके पास बुक है या दूसरी पीडीएफ है तो उसमें जाके पूरी फोटो देख लीजिए। चलिए देखिए कानून व्यवस्था का नाश देखते हैं किस प्रकार से हुआ उस समय पे। मार्च 1947 के तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। हिंदुओं ने मुसलमानों को काट के फेंक दिया, मुसलमानों ने हिंदुओं को काट के फेंक दिया। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रही थी, ठीक है। करोड़ों लोग, लाखों लोग मारे गए, लोग बागों की फैमिलियाँ बर्बाद हुई। फैमिलियों के अलावा क्या हुआ कि घर बार उनसे छीन लिए गए, धंधा पानी छिन गया। कोई लोग बागों के पास कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं बची थी कि उनको किसी चीज़ से खुशी मिले। हर तरफ दुख दुख और खून खराबा नजर आ रहा था। चलिए देखिए आगे। इसको एक कारण यह था, इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थीं, सारा कुछ बिखर चुका था। जब इतनी सारी चीज़ें बर्बादी के मोड़ पर थीं, तो क्या शासन प्रशासन बच जाता? क्या जो सरकारी व्यक्ति थे उनका घर मकान बच जाता? क्या उनकी फैमिली बच जाती? क्या बिल्कुल नहीं। यानी सब लोग इसके चपेट में आ जाते। तो आए हैं लोग बाग। अब क्या हुआ, शासन की व्यवस्था जो है, शासन की जो संस्थाएं थीं वो कैसी थीं, बिखर चुकी थीं। उसी समय बहावलपुर कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। बहावलपुर में तैनात पेंडरल मून नाम के एक अफसर ने इस बारे में लिखा क्या, कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगाजनी और मारकाट हो रही थी तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला रही थी। देखिए जब जनता
जो है जब जनता आक्रोश में होती है या जनता जब इकट्ठी होती है तो पुलिस गोली चलाए या कोई भी गोली चलाए या बम फोड़े, कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेता, है ना। तो पुलिस गोली चलाकर क्या कर लेती जनता का। साल के आखिर तक शासन तंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। 1947 में पूरा अमृतसर जिला चौतरफा रक्तपात से डूब चुका था। अंग्रेज अफसरों को सूझ नहीं रहा था कि हालात को कैसे संभाला जाए। वे फैसले लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहे थे। जब दहशतजदा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसरों ने उनसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा, है ना। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में सारी वार्ताओं में व्यस्त थे, जबकि प्रभावित प्रांतों के बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफसर अपने ही जान माल के बारे में भयभीत थे। जो प्रशासनिक अफसर थे ये जाके उधर कुर्सी पे तो बैठ नहीं जाते, क्या बताइए क्या काम है, उनको खुद अपनी जान बचानी थी, है ना। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। इन लोगों को भी क्या था कि हिंदू मुस्लिम कौन है ना, तो ये लोग भी उसी चीज में थे। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, सांप्रदायिक दंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है धर्म के कारण, धर्म वाले धंधे ही जो ये दंगे होते हैं, धर्म को लेकर जो दंगे होते हैं उनको ही सांप्रदायिक दंगे बोला जाता है। तनाव बढ़ा, वर्दीधारियों की पेशकर प्रतिबद्धता पर भरोसा कमजोर पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की बल्कि उन्होंने दूसरे समुदायों पर हमले भी किए। तो वर्दी वाले भी ऐसा ही कर रहे थे। एक गोली भी नहीं चलाई गई। इसको देखिए, मून ने कुछ लिखा हुआ है कि कोई उधर पे गोली नहीं चला रहा था, तो क्या लिखा हुआ है मून ने, 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक दंगाई भीड़ को इस विशाल व्यावसायिक शहर में बेरोक टोक तबाही फैलाने दी गई। बेहतरीन बाजारों को जलाकर राख कर दिया गया, जबकि उपद्रव फैलाने वालों के ऊपर एक गोली भी नहीं चलाई गई। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने विशाल पुलिस बल को शहर में मार्च का आदेश दिया, है ना, और उसको कोई सार्थक इस्तेमाल किए बिना वापस बुला लिया गया। कोई मतलब नहीं हुआ। पुलिस गई, उसने चक्कर काटा और वापस आ गई, कोई गोली नहीं चलाई गई। आगे देखिए, महात्मा गांधी एक अकेली फौज थे। महात्मा गांधी, अब इनके देखिए, महात्मा गांधी एक अकेली फौज। इस सारी उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराना कोशिशें आखिरकार रंग लाने लगी। किनकी? गांधी जी की। 77 साल के, बताइए गांधी जी कितने साल के थे 1947 में? 77 के। 1948 में इनको मार दिया गया था। 77 साल के बुजुर्ग आदमी ने अहिंसा के अपने जीवन प्रयत्न सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया, फिर से वही चीजें स्टार्ट की और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका फैसला इस यकीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। सही थे गांधी जी इस मामले में। आगे देखिए क्या है, वे पूर्वी बंगाल के नोआखली, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में मिलेगा आपको, नोआखली से बिहार के गांव में और उसके बाद कलकत्ता और दिल्ली के दंगों में झुलसी यानी अधजली झोपड़पट्टियों की यात्रा पर निकले। झुलसी मतलब होता है अधजली, तो झोपड़पट्टियों की यात्रा पर निकले। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को न मारें और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को हिंदू अथवा मुस्लिम दिलासा दी। जहां पे बहुत ज़्यादा मुसलमान और थोड़ी सी मात्रा में हिंदू है तो उनको काट के मार के फेंक दिया जाता था उस समय पे, और जहां पे बहुत संख्या में हिंदू हैं और थोड़े से मुसलमान हैं उनको काट के फेंक दिया। तो गांधी जी ने जहां जहां उनको दिखा कि ये समुदाय यहाँ पे अल्पसंख्यक है, उनको जाके दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। आई बात समझ में? पूर्वी बंगाल, देखिए पूर्वी बंगाल हो या पश्चिमी बंगाल, दोनों जगह मुस्लिम थे। जैसे आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर बात करें तो ऑल टोटल यहाँ पे मुस्लिम थे और हिंदू थोड़ी थोड़ी मात्रा में थे, तो हिंदुओं को मार देते थे। काश्मीरी पंडित फाइल्स वगैरह आपकी मूवी बनी हुई है, यानी अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में थोड़े बहुत हिंदू हैं तो उनको काट के फेंक दिया जाता है, सीधी सी बात है ना। गांधी जी वहां गए,
पैदल गांव-गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी तरह अन्य स्थानों पर जैसे कि दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिशें की। जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले के भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शहीद अहमद दहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन को बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने जैसा महसूस किया। गांधी जी जब वहां पहुंचे तो क्या बोला कि बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों का आना है गांधी जी का इधर पे। आपको भी पता होगा कि जब जून जुलाई में पहली बारिश होती है तो इंसान को कितनी ठंडक महसूस होती है। उसी प्रकार से वहाँ के लोगों को क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा तसल्ली, दिलासा या फिर ठंडक बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शांति मिली गांधी जी के आने से। दहलवी ने अपने संस्मरणों में लिखा कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे, क्या बोले, अब दिल्ली बच जाएगी। सब लोगों ने एक दूसरे से बोला अब दिल्ली बच जाएगी। आगे देखिए 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर जब गांधी जी गुरुद्वारा सीचगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करने गए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहलाने वाले चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं था। उसी शाम को अपने भाषण पर उन्होंने कहा, हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक पर एक भी मुसलमान नहीं दिख रहा है। ये चीज गांधी जी ने बोली वहां पे। आगे देखिए, गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच में तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। अच्छा, आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ बैठ गए थे। समझ रहे हो आप बात को कि पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख थे वो किसके लिए बैठे, मुसलमानों के लिए बैठे। मौलाना आजाद ने लिखा कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा है। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी, मगर हिंसा का यह नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म हुआ। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों के बाद में कहा मुसलमानों ने कि दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई है, ये बोला। अब देखिए बंटवारा जब हो रहा था तो औरतों की क्या कंडीशन थी। देखिए आगे, औरतों की बरामदगी पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल कर रहे थे। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुए, 1947 के समय पर उनको अगवा किया गया, औरतों को बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित कर लिए, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशीलता रवैया नहीं अपनाया। इस तरह की बहुत सारी औरतों को जबरदस्ती घर बिठा ली गई, यह मानते हुए उन्हें उनके नए परिवार से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। यानी एक बात देखिए, मान लीजिए कोई औरत पाकिस्तान में घर बसा चुकी है किसी पर्सन के साथ, है ना, और इनको पता चला कि वो भारत की है तो उसको उठा के उसी परिवार के साथ फिर से भेज दिया, एक कंडीशन करी, है ना। और यही चीज इंडिया में हुई। या सलमान खान की मूवी देखी होगी आपने, भारत, सलमान खान और वो कैटरीना कैफ की मूवी दिखाई गई है। 1947 का विभाजन ही दिखाई गई है। ये लोग आपको देखेंगे कि ये जो सलमान खान दिखाया गया है ये हिंदू फैमिली से दिखाया गया है, और जब इसकी बहन आती है तो वो एक जब वो पाकिस्तान में रहती है और जब इनसे वो मिलती है, मतलब ऐसे पता करते हैं कोई फैमिली का लोग खो गया, लास्ट में उसमें दिखाया जाता है मूवी में कि कोई फैमिली का लोग खो गया तो हो सकता मिल जाए। जब बिल्कुल थोड़ा शांति हो गई तो फिर एक दूसरे की फैमिली के लोग ढूंढे गए, तो जब उसकी सिस्टर वहां से आती है ना, तो वो एक मुसलमान के साथ रहती है। यानी क्या था कि लोगों ने अपने धर्म भी चेंज कर लिए थे इस डर के मारे कि कोई उनको मार ना दे। चलिए देखिए आगे।
तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखेंगे क्या है। फिर से उन्हें स्थानों पर भेज दिया गया अपने पुराने परिवार के पास। जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बात की उनसे कोई सलाह नहीं ली जा रही थी, ना कोई मतलब है कि आप बताइए कि आपकी सलाह क्या है कि क्या नहीं। अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला लेने के उनके अधिकार को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू और सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यह मुहिम 1954 से जाकर खत्म हुई। 1947, 3 साल वो, 4 साल ये, 7 साल बाद ये चीज़ें खत्म हुई, 6-7 साल बाद। और इसका अंदाजा लगाइए कि 8,000 हिंदू और सिख औरतों को पाकिस्तान से कहाँ भेजा गया? इंडिया, है ना। और इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत भेज दिया गया था। 22,000 मुस्लिम औरतें थीं भारत में, तो उनको कहाँ भेजा गया? पाकिस्तान। भाई 7-8 साल में तो फैमिली बस ही जाएगी ना इंसान की किसी पर्सन के साथ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। फिर से पुरानी फैमिली छोड़ो, आप फिर से दूसरी नई फैमिली में जाओ। एक कंडीशनें रही उस समय पर। अब देखिए इज्जत की रक्षा। विद्वानों ने इस बात पर रोशनी डाली कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह समुदाय की इज्जत बचाने की सोच भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी। औरतों की बरामदगी का मतलब क्या था? चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। प्रकाश टंडन ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा था। और उन्होंने एक महिला को एक जोड़े की दास्तान बयान की थी। एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयान की। यह उनका संक्षिप्त रूप दिया गया था, लेकिन हमने जहाँ तक संभव हो मूल की भाषा और अभिव्यक्तियों को बनाए रखने की कोशिश की है। चलिए देखेंगे। एक घटना ऐसी हुई कि बंटवारे के दौरान मारकाट बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़ को मनाकर एक खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया। उन दोनों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से इन लोगों को लगाव भी हो गया। लड़की के दिमाग से अपने मारे गए माता पिता और पिछली जिंदगी की यादें बंद हो गई, धुंधली पड़ गई। अपनी उसने नई जिंदगी शुरू कर दी। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और उनका क्या हुआ, एक बच्चा भी हो गया, एक बेटा हुआ। पर जल्दी ही अपहृत औरतों का पता लगाया गया। उन्हें वापस लौटने में लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। ये जो जोड़ा था इनका पुलिस वालों को पता लग गया। अब क्या हुआ, उन्होंने उस सिख के गृह जिले जालंधर में पूछताछ की। उसे इसकी खबर मिल गई और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग गया। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए। इस बीच उसके मित्रों ने अदालत के स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, पर कानून अपनी ही भारी भरकम चाल से चल रहा था। कलकत्ता में यह जोड़ा इस उम्मीद से पंजाब के लिए अनजान से गांव को भागा कि पीछा करने वाली पुलिस वहां नहीं पहुंचेगी। लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उनकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी और अब बच्चे का जन्म नजदीक ही था। एक बच्चा था, एक और था, एक होने वाला था, है ना। उस सिख ने अपने छोटे से बेटे को तो अपनी माँ के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। वहाँ एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथा संभव आराम के लिए लेटा दिया और खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान रखी थी कि जीते जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग ना होने देगा। उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथों से पत्नी की सजगी कराई। अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में वह मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत न कर सका क्योंकि वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस उसे छीन न ले। बताइए, कंडीशन थी उस समय पर। चलिए, हो गई कहानी खत्म। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसको पढ़ लेना आप लोग, इस चीज को पढ़ लेना, इसको थोड़ा इधर से देख लीजिए। कई बार जब पुरुषों को यह भय था कि उनकी जो है घर की औरतें शत्रु उसको उठा सकता है, तो वे औरतों को ही मार डालते थे। एक कंडीशन थी। उर्वशी बुटालिया ने अपनी पुस्तक दी अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव की एक ऐसी दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है। बताते हैं कि तकसीब के समय सिखों के इस गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों से पड़ने की वजह अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर जान दे दी थी।
इस गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसले को बहादुरी से स्वीकार किया, बल्कि कई दफे तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में संजोने और खुद को भी उसी सांचे में ढालने के लिए प्रेरित किया गया। और यानी जो और औरतें थीं तो उनको भी वही चीज़ बताई गई कि आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद देता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता जो मरना नहीं चाहती, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना पड़ता है। यानी जो औरतें ये रास्ता नहीं अपनाती तो उनको शहादत नहीं माना जाता है। उनको जबरदस्ती मार दिया जाए तो फिर उसको नहीं माना जाता है। अब देखिए क्षेत्र विविधताएं क्या थी। अभी तक हम आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं वे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके से संबंधित थे। आइए देखें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और दक्कन में विभाजन किस रूप में सामने आया। कलकत्ता और नोआखली में 1946 में भी जनसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। पश्चिमी पंजाब में तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ से तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया, और यह सब कुछ 1946 से 1948 के बीच महज 2 सालों में हो चुका था। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में ही पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारों ने भारत में ही रहने का फैसला लिया। पाकिस्तान गए ऐसे ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग जिन्हें मुहाजिर यानी अप्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बस गए जाके। बंगाल में यह पलायन ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। बंगाल से बहुत ज़्यादा लोग आए गए, है ना। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहते थे। कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारी बांग्लादेश से आप देखेंगे तो इतनी वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप निकल ना पाए इधर से उधर। नेपाल, भूटान से भी ऐसी नहीं है ना। पाकिस्तान से जरूर तार बार डाले हुए हैं। देखिए, इसका अर्थ यह है कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह उतनी तीखी नहीं थी। यानी बंगाल में विभाजन जब मतलब था, पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान आप जिसको कहेंगे या फिर बांग्लादेश कहेंगे, और इंडिया के बीच जो विभाजन बांग्लादेश के बीच था, बांग्लादेश और जो आज का हमारा पश्चिम बंगाल है, इनके बीच जो विभाजन था तो इतनी कठोर तरीके की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं थी कि आप निकल ना सके, है ना। इधर से उधर आराम से जा सकते थे, लेकिन जिसकी टीस लगातार महसूस होती रही। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिमी बंगाल में ही रुके रहे। आखिरकार बंगाली मुसलमानों यानी पूर्वी पाकिस्तानियों की बात करें आप, बंगाली मुसलमानों ने अपनी राजनीतिक पहल कदमी के जरिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला कर लिया था। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वो क्या था, पाकिस्तान है वो पहले का। 1972 में जाके बांग्लादेश बना जिन्ना से हट के। तो 1972-71 में क्या हुआ, बांग्लादेश की स्थापना 1971 में मानी जाती है। जाहिर है इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख सका। एक तो बताइए ना, आपके बिल्कुल उलट पलट दिशा में था, कैसे शासन चलेगा। इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभवों में जबरदस्त समानताएं भी दिखाई देती थीं। दोनों ही जगह औरतों और लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। हमलावर औरतों की देह को जीते जाने वाले इलाके की तरह देखने लगे। बताइए, ये स्थिति थी। एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। कहानी कविताएं लिखी हुई हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना आराम से, है ना। पढ़ लेना कहानियाँ या फिल्में में लिखी हुई हैं। आज भी मूवीज आपकी बनती हैं हर तरीके की। देखिए, मदद, मानवता, सद्भावना, इसको पढ़ लेते हैं। हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है।
अब्दुल लतीफ़ के मर्मस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों से इस बात का पता चलता है कि इतिहासकारों ने इस आशय की अगणित कहानियाँ उजागर की हैं कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी नए मौक़ों के खुले और सदमे पर विजय की कहानियाँ हैं। इस लिहाज से खुशदेव देखिए इसको, इस लिहाज से खुशदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है। खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के विशेषज्ञ थे। उस समय धर्मपुर में तैनात थे, जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आज की बात करें तो दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमान, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। डॉक्टर कौन था? सिख था, ठीक है। उसने इलाज किसका किया? हर पर्सन का किया। धर्मपुर के लोगों में हर धर्म के लोगों का इलाज किया। धर्मपुर के लोगों में उनकी इंसानी जज्बे और सहृदयता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसा दिल्ली और कई जगह के मुसलमानों को गांधी जी पर था। गांधी जी हिंदू थे, फिर भी मुसलमान उन पर भरोसा करते थे। उनमें से एक मोहम्मद उमर ने सुखदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था, पूरी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा नहीं दिखाई देती है, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दे दीजिए। इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, यानी क्या है कि नफरत से ज़्यादा प्यार में मजबूती होती है। देखिए, मोहब्बत नफरत से ज़्यादा ताकतवर होती है। 1947 की याद है, ये बुक लिखी, इस बुक के बारे में, इनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा कि क्या लिखा डॉक्टर ने कि एक इंसान होने के नाते ब्रदर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश थी। उन्होंने 1949 में कराची की 2 संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से जिक्र किया है। उनके पुराने दोस्तों धर्मपुर में उनसे मदद लेने वालों को कराची हवाई अड्डे पर उनके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला। पहले से उन्हें जानने वाले 6 पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज तक ले गए और जहाज पर चढ़ाते हुए उन्हें सलामी दे दी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, मेरी आंखों में आंसू झलक आए। मौखिक गवाही और इतिहास के बारे में देख लीजिए, तो ये चीजें रही हैं 1947 के समय पर। मौखिक गवाही और इतिहास, क्या आपने उन चीजों पर गौर किया है जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों में पिरोया जा रहा है? मौखिक वृत्तांत, स्मरण, डायरिया। देखिए किस किस चीज़ का देखा गया है कि मौखिक वृत्तांत इनको जो मिले हैं वो चीज़ देखी गई है, और इसके अलावा संस्मरण लिखे हुए, डायरिया लिखी हुई है, पारिवारिक इतिहास लिखा हुआ मिला हुआ है, स्वलिखित इतिहास लिखे हुए मिले हुए हैं इनको, है ना। तो इन सब चीज़ों से देखी गई हैं। इन सब से तकसीब के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों और मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे को पीड़ा तथा एक सिहाय दूर की चुनौती के रूप में देखते हैं। उनके लिए सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग, कांग्रेस अथवा औरों की दलगत सियासत का मामला ही नहीं था। उनके लिए यह जीवन में अनपेक्षित बदलावों का वक्त था। 1946 से लेकर 50 के और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की जरूरत थी। यूरोपीय महाध्वंस, होलोकॉस्ट की तरह हमें विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे गुजरने वालों द्वारा उसे दिए गए अर्थों के जरिए भी समझने चाहिए। किसी घटना की हकीकत को स्मृतियों यानी यादों और अनुभवों से भी आकार मिलता है। व्यक्तिगत स्मृतियाँ यानी जो व्यक्तिगत यादें रही हैं लोगों की, जो एक तरह का मौखिक स्रोत है। मतलब ऐसे ही किसी ने कहानी सुना दी कि भाई मतलब हमारे दादाजी थे, उन्होंने इस चीज़ें देखी हैं, इस तरीके की चीज़ें उस समय पर रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे? मौखिक स्रोत, है ना। कि ये खूबी यह है कि
कि उनमें हमें अनुभवों और स्मृतियों को और बारीकी से समझने का मौका मिलता है। यानी जो लोग उस समय पे थे तो उससे हमें अनुभव देखने को मिलता है इन कहानियों में। इस इतिहासकारों को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या किया हुआ इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारी हासिल कर पाना नामुमकिन है। आम लोगों के बारे में सरकारी दस्तावेज से जानकारी नहीं मिलेगी। सरकारी दस्तावेज में जो जानकारी मिलेगी वो राजनीति टाइप की मिलेगी आपको। सरकारी दस्तावेज नीतिगत और दलगत मामलों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। इन्होंने जो योजना चलाई, जो नेता रहे उस समय पर, वो चीजें आपको लिखित मिल जाएंगी सरकारी दस्तावेजों में, लेकिन आम जनता के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्ट और फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर तो काफी रोशनी पड़ती है, लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वालों के रोजमर्रा हालात और अनुभवों के बारे में खास पता नहीं चलता है। कैसे पता चलेगा आम लोगों के बारे में, उनकी रोजमर्रा के बारे में, उन्होंने क्या दुख तकलीफें झेली है, क्या कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। मौखिक इतिहास, इधर पे देखिए, मौखिक इतिहास के इतिहासकारों को गरीबों और कमजोरों, मसलन अब्दुल लतीफ के पिता थुआ खालसा की औरतों गेहूं के, थुआ खालसा जगह का नाम है, थुआ खालसा की औरतें गेहूं के खाली बोरों को बेचने पर 4 पैसे का जुगाड़ करने और थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों, बिहार में बन रही सड़क पर काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्य वर्गीय बंगाली विधवा औरत, एक पेशकारी व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज दिखाई दे रही थी। छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज दिखाई दे रही थी। कम से कम आप शांति से कर तो सकते हैं, लेकिन जैसे यह मालूम ना था कि कटक कहाँ है। यह हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्से में है या निचले हिस्से में, मतलब जिसको पता ही नहीं था कि भाई यह कहाँ है कटक, है ना, या निचले हिस्से में। पेशावर में तो हमने कभी, मतलब जिसे पता नहीं है वो जाएगा कैसे, वहाँ पे सुविधा जरूर थी लेकिन जाएगा कैसे। देखिए पेशावर में तो हमने कभी उसके बारे में सुना नहीं कि अनुभवों को उपेक्षा के अंधकार से निकाल कर अपने विषय के किनारों को और फैलाने का मौका मिलता है। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों औरतों के अनुभवों की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिनके वजूद को अब तक नजरअंदाज कर दिया जाता था, सह स्वाभाविक मान लिया जाता था, या जिनका मुख्य धारा के इतिहास में बस चलते चलते जिक्र कर दिया जाता था। यह उल्लेखनीय बात है क्योंकि जो इतिहास हम आमतौर पर पढ़ते हैं उसमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों को अक्सर पहुंच के बाहर या महत्वहीन मान लिया जाता है। अभी तो बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में शंकालु हैं, भैया कहकर इसको खारिज कर रहे हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता। इतिहासकारों की दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती है और सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक़ रखते हैं और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास की बृहद प्रक्रियाओं कारण में अप्रासंगिक होते हैं। भारत के विभाजन और जर्मनी के, अब इसको आप लोग पढ़ लेना, कुछ खास इसमें अब बचा नहीं है, पढ़ लेना, कुछ चीज़ जो लैंग्वेज लिखी हुई है। और ये नहीं है कि आप लोग छोड़ते जाएं, मैं जो बोलती हूँ ना कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पढ़ लेना, यानी उसमें कुछ समझाने के लिए नहीं होता है, बहुत सिंपल भाषा होती है इसलिए बोल देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग छोड़ दें, आराम से इसको पढ़ लेना, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, है यहाँ तक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ख़त्म है यहाँ से चीज़ें, ये भी पढ़ लेना, ब्लू कलर वाला। अच्छा ये एक चीज़ और है, देखिए कालक्रम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पिछले चैप्टर मैंने आपको कालक्रम दिखाना ही भूल गई थी, है ना, उसका कालक्रम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
तो चलिए पहले मैं उसको आपको दिखा देती हूँ। इसको आप लोग पूरे देख लेना। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मार्च 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे, 1915-14 को क्या हुआ, है ना। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यही चीज़ें तो इतिहास में याद नहीं होती हैं, है ना। तो इस चीज़ को क्या करना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और पिछले चैप्टर का कार्य रेखा दिखाती हूँ मैं आपको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कार्य रेखा में। इधर पे देखिए 1915 महात्मा गांधी लौटे अफ्रीका से, चंपारण 1917 में हुआ, खेड़ा 1918 में, 1919 में रॉलेक्ट एक्ट, मार्च अप्रैल में, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड अप्रैल में, 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन, बारदोली किसान आंदोलन 1928। बारदोली इम्पोर्टेंट है ना। ये मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट कालक्रम है इस चैप्टर का कि बहुत ज़्यादा, कोई एक शब्द नहीं छूटना चाहिए। समना अवज्ञा, दांडी मार्च 1931, ये आपका गोल में सम्मेलन वगैरह, है ना। और इधर पे देखिए मतलब कोई भी एक भी नहीं छूटेगा आपका, एक भी नहीं छोड़ना इसका, बिल्कुल रट लेना कौन सी चीज़ कब हुई। चलिए अब वापस उसी चैप्टर में चल लेते हैं, है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको, पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इधर से कर लीजिए और इसके बाद इधर से कर लीजिए। अब चलिए वापस उसी चैप्टर में चलते हैं। चलिए इधर चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। और देखिए आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो है भूगोल के हम लोग क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको MCQ करवाऊंगी कि एक चैप्टर, मान लीजिए क्लास 6 का हम लोगों ने चैप्टर उठाया, चैप्टर नंबर 1, है ना। तो उस चैप्टर में जो है कितने MCQ वन लाइनर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वन लाइनर वाले, तो वो ऑल टोटल क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। इसी प्रकार से बाद में हम लोग इसका इतिहास का भी देखेंगे, और इसी प्रकार से आगे चल के हम लोग पॉलिटी का भी देखेंगे, क्योंकि भूगोल हमारा पढ़ चुका है। और साइंस के भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगी। साइंस के वीडियो डले हुए हैं MCQ के वन लाइनर वाले, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज चैप्टर की। आज दूसरे नंबर चैप्टर का टेस्ट है, आज तीसरे नंबर का 20-25 वीडियो डले हुए, उसको देख लीजिएगा, लाइव करवाए हुए थे। और उसके और भी वीडियोज मैं आपको दूंगी, क्योंकि साइंस में बहुत सारे MCQ बन रहे थे आपके, वो मैंने लिमिटेड बनाए हुए थे, 20-25 करके, बिल्कुल एकदम एक एक क्वेश्चन उसका कर लेंगे हम लोग, कहीं बाहर नहीं जाएगा NCERT से। क्योंकि साइंस, रेलवे वगैरह, SSC वगैरह में साइंस से 10th तक से ही क्वेश्चन बनते हैं NCERT के, और बाहर नहीं जाते, क्योंकि 10th तक का जो साइंस है वो 9th 10th का बहुत अच्छा साइंस है, 6, 7, 8 का भी अच्छा खासा है, 6 से लेकर 10 तक का पूरा अच्छा साइंस है। वन लाइनर और वनडे एग्जाम, वन लाइनर क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में आते हैं वो उससे बाहर नहीं जाते हैं, है ना। तो अगर अभी तक आपने साइंस नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। और अगर मैथ पढ़ना हो तो मैथ भी बता दीजिए, है ना। तो मैथ की वीडियो भी आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। चलिए आगे देखते हैं, चैप्टर को यहाँ से समाप्त करते हैं। कल हम लास्ट चैप्टर देखेंगे। लास्ट चैप्टर बचा हुआ है NCERT इतिहास का। इधर से इतिहास आपका ख़त्म है। क्लास 11 का जरूर रह गया, वो वर्ल्ड इतिहास है, उसको भी करा दिया जाएगा इसके बाद। पहले आपकी पॉलिटी होगी, उसके बाद होगा ये, क्योंकि वनडे एग्जाम में आपका वर्ल्ड वाला इतिहास नहीं आता है, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, कर लेंगे आराम से। चलिए मिलते हैं लास्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।